आजकल पेरेंट्स बच्चों को गली मोहल्ले या मैदान में भेजने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि वहां हाइजीन नहीं रहता। साथ ही बच्चों को हर वक्त सैनिटाइजर और साबुन से क्लीन करने का भी चलन है। यहां तक कि बच्चों के पास जाने वाले लोगों को भी साफ सुथरा रहने की हिदायत दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा सफाई और हाइजीन की सनक भी नुकसानदेह हो सकती है। कैलिफोर्निया के डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि बच्चों को मिट्टी से दूर रखना और बाहर की आबो हवा से बचाकर रखना उनकी इम्यूनिटी कमजोर कर सकता है। तो क्या वाकई में बचपन को मिट्टी से दूर रखने से बच्चे की सेहत पर विपरीत असर पड़ता है? आज हम इसी मुद्दे पर पड़ताल करेंगे। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले देखिए रिपोर्ट, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे क्लीननेस का एरा कहा जा सकता है। हर जगह एंटीबैक्टीरियल साबुन, सैनिटाइजर और जर्म क्लीनर का बोलबाला है। लेकिन अब कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हम जरूरत से ज्यादा साफ सफाई कर रहे हैं, इतना कि ये हमारी हेल्थ के लिए खतरा बन सकता है। इस बहस को हाल ही में हवा दी कैलिफोर्निया की जाने माने गैस्ट्रो डॉक्टर पलनियप्पन मणिक्कम, जिन्हें लोग सोशल मीडिया पर डॉक्टर पाल के नाम से जानते हैं। डॉक्टर पाल का मानना है कि कभी कभी थोड़ी सी गंदगी ही असली हेल्थ प्रोटेक्शन बन जाती है। जरूरत से ज्यादा सफाई बच्चों की इम्यूनिटी को कमजोर कर सकती है। उनके मुताबिक बच्चों को हर वक्त जर्म्स से बचाने की कोशिश में हम उन्हें एक ऐसी दुनिया से दूर कर देते हैं जहां से शरीर को सीखने और डिफेंस बनाने का मौका मिलता है। उनका कहना है कि बच्चों को थोड़ा मिट्टी में खेलने दें, उन्हें नेचर से कनेक्ट होने दें। जर्म्स से डरने के बजाय बच्चों को समझाना चाहिए कि यही छोटे छोटे जर्म्स हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं। जब बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, बाहर दौड़ते हैं, तो उनका शरीर स्ट्रांग और रेजिलिएंट बनता है। मिट्टी, घास, हवा, इन सब में मौजूद हल्के माइक्रोब्स शरीर की इम्यून सेल्स को एक्टिव रखते हैं। इससे एलर्जी, सर्दी, जुकाम और पेट की कई बीमारियों से बचाव होता है। वैज्ञानिक रिसर्च भी कहती है कि जो बच्चे थोड़े डर्टी एनवायरनमेंट में पलते हैं, उनमें गट माइक्रोबायोम्स ज्यादा हेल्दी होता है, यानी उनके पेट में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, जो पाचन और इम्यूनिटी दोनों को मजबूत करते हैं। वहीं ओवर क्लीनिंग या ओवर सैनिटाइजेशन से बच्चों का शरीर हर कीटाणु से इतना दूर हो जाता है कि बाद में हल्की सी एलर्जी या इन्फेक्शन भी बड़ा रूप ले सकती है। यानी हर जर्म दुश्मन नहीं होता। आधुनिक पेरेंट्स बच्चों की साफ सफाई को लेकर कुछ ज्यादा ही अलर्ट रहते हैं। पहले शू कवर, फिर सैनिटाइजर, उसके बाद 2-2 बार नहाना और आखिर में ब्लो ड्रायर से सुखाना। यानी खेल से ज्यादा टेंशन बच्चों की सफाई पर जा रहा है। यही नहीं, कुछ पेरेंट्स तो हाइजीन के डर से बच्चों को बाहर तक नहीं भेजते। तो अगली बार जब आपका बच्चा मिट्टी में खेलते हुए थोड़ा गंदा हो जाए तो मुस्कुराइए, क्योंकि यही मिट्टी उसे मजबूत बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर सुफला सक्सेना का, एचओडी पीडियाट्रिक्स मणिपाल हॉस्पिटल से जुड़ी हुई। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सक्सेना मैम आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर जेसल शेठ, सीनियर पीडियाट्रिशियन, फोर्टिस हॉस्पिटल। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शेठ आपका भी हमारे शो पे मैम। और हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज सिंह, प्रिंसिपल कंसल्टेंट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मैक्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पंकज सर आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर सुफला, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो आजकल इंटरनेट पे एक नई बहस चल पड़ी है कि बचपन को मिट्टी में थोड़ा लिपटने दीजिए, थोड़ी गंदगी एक बेहतर और स्वस्थ जिंदगी के लिए ठीक है, खासतौर से बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आप इत्तेफाक रखती हैं मैम? आप अग्री करेंगी इस थ्योरी से? जी दीपक जी, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी, क्योंकि यह जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है इंडिया में, हम बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करने लगे हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं डिजीजेस और कंडीशन को लेके। जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बहुत ज्यादा सैनिटाइजर का यूज, बाहर बच्चों को खेलने ना जाने देना क्योंकि कोई डस्ट से एलर्जी ना हो जाए, या वो उनको कोई इन्फेक्शन ना लग जाए। इस तरह की सोच काफी ज्यादा हो गई है पेरेंट्स में। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा बहुत एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बचपन ही एक ऐसा टाइम होता है जब जितने ज्यादा एलर्जेंस का एक्सपोजर बच्चों को होता है, वैसे वैसे उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती है।
तो ये और लॉन्ग टर्म में ये उनको रेस्पिरेटरी एलर्जीज, उनकी गट हेल्थ को अच्छे रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे कि जो बच्चे जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं और एज कम्पेयर टू जो बच्चे जो गांव में, विलेज में रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी कहीं ज्यादा बेटर होती है। उनको उनमें एलर्जीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू जो ज्यादा अर्बन एरियाज में रहते हैं बच्चे, और जिनका बाहर निकलना बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो इसलिए हमें कहीं हद तक बाहर निकलने के लिए बच्चों को जरूर एनकरेज करना चाहिए। ये जब भी मिट्टी में या डाइवर्स फ्लोरा के साथ, जरूरी नहीं है मिट्टी हो, हम बाहर जा रहे हैं, प्लांट्स से खेल रहे हैं, हम एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एक डाइवर्स फ्लोरा के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। उसको अगर हल्का सा वो सॉइल भी मुंह में जाता है या एयर के थ्रू नेजल इंजेक्शन में, तो वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारी एंटीबॉडीज बनती है आगे जाके इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। और अब तो स्टडीज भी बहुत आ चुकी हैं जिसमें हो चुका है कि अगर आपकी गट फ्लोरा अच्छी है तो आपकी ब्रेन हेल्थ भी उससे अच्छी होती है। एब्सोल्युटली मैम। तो ये वो कारण हैं दरअसल जो इस थ्योरी को बिल्कुल सही साबित करते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा आप बाहर की आबो हवा से दूर मत रखिए, मिट्टी से दूर मत रखिए, खेलने कूदने से दूर मत रखिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि बच्चा हाइजीनिक रहे। तो ये थोड़ा सा, हाँ, लेकिन बेसिक हाइजीन का तो ध्यान रखना ही है। डॉक्टर जेसल शेठ के पास मैं चलना चाहूंगा। मैम, ज्यादा हाइजीन से बच्चों में माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी कम हो जाती है, ये भी एक लॉजिक दिया जाता है। और आगे बहुत सारे बच्चों में ये भी देखा गया है कि जिनकी माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी कम है, आगे चल के बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी उनको हो जाते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स इससे रिलेटेड हैं मैम। तो मैम, क्या वाकई में बच्चों को उनकी जो नेचुरल यानी कि नेचर से दूर रखना उनके लिए हानिकारक हो सकता है मैम? बिल्कुल। बच्चों को खेलने नहीं देना, दूसरे बच्चों के साथ मिलने नहीं देना, मिट्टी में नहीं जाने देना, कैंपिंग नहीं करना, बाहर घूमने नहीं जाना। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ घर में रहते हैं और बहुत ज़्यादा हाइजीन पेरेंट्स उनको फॉलो करवाते हैं, स्टडीज ने प्रूव किया है कि अगर आपका बॉडी बायोडाइवर्सिटी में एक्सपोज नहीं है तो आपका जो एक नेचुरल इम्यूनिटी है, एडेप्टिव इम्यूनिटी है, वो नहीं डेवलप होता है, और उसकी वजह से जो एक एंटीबॉडीज बॉडी में होने चाहिए, एलर्जन का जो एक रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो नहीं बनता है। काफ़ी बार हम सोचते नहीं हैं कि जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं, क्लिनिशियंस होते हैं, जिनके ओपीडी में बहुत सारे बच्चे या एडल्ट पेशेंट्स बहुत सारे क्लिनिकल इन्फेक्शन लेके आते हैं, तो वो डॉक्टर्स की डेथ क्यों नहीं हो जाती है? वो डॉक्टर्स कैसे अपने आप को इम्यून बनाते हैं? तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि स्लो एक्सपोजर से आपका एक एडेप्टिव इम्यूनिटी आता है। तो ये बच्चों का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेरेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए कि इसमें गंदगी का डेफिनेशन क्या है। ये हम नहीं बोल रहे कि जब दूसरे बच्चों को बहुत सीरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो वहां पे जाके एक्सपोजर दो, वो भी बहुत ज्यादा है। अगर आप पेरेंट्स सिंपली घर पे या स्कूल में, पर जो सिंपल बेसिक हैंड हाइजीन है वो फॉलो करनी है, जैसे खाना खाने से पहले 20 मिनट्स हैंड वॉश करना, टॉयलेट से आने के बाद में 20 मिनट्स हैंड वॉश करना, क्लीन क्लोथ्स पहनना, ये सब उतना ही जरूरी है। हम लोग ये पीडियाट्रिशियंस नहीं बोल रहे कि गंदगी का एक्सपोजर दो, पर उसके सामने जो दूसरा एक्सट्रीम है कि बच्चों को बाहर ही नहीं जाने देना, कहीं घुलने मिलने नहीं देना, बार बार ओवर सैनिटाइजर का यूज करना, और बच्चे का जो बॉडी है उसको एक जो अपना नॉर्मल अर्थ का बायोडाइवर्सिटी है उसको भी एक्सपोजर नहीं अलाउ करना, ये भी दूसरा एक्सट्रीम है। कहीं ना कहीं पे इसके बीच में बैलेंस चाहिए और बच्चों को एक्सपोजर चाहिए, और खास करके आउटडोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन। आउटडोर से सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो रही है, उनका इंटेलिजेंस, उनका जो एकेडमिक स्किल्स है, वो सब में भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट आता है। एलर्जीज के जो रिस्क है वो भी काफी कम होता है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक एंगल जोड़ा कि आप देखिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप जितनी भी चीजें जोड़ लें, हाइजीन, हाइपोथेसिस, गट माइक्रोबियल डायबिसिस, इम्यून सिस्टम इमेच्योरिटी, रिड्यूस माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, एलर्जन सेंसिटाइजेशन, विटामिन डी सिंथेसिस, ये जोड़ दीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैम ने बोली कि बाहर जाके जो उसके बिहेवियरल चेंजेस आते हैं और जो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस और रियल वर्ल्ड में जो तैयारी होती है बच्चों की,
इस तरह की आबो हवा में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम शायद उतनी तवज्जो देते नहीं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि मेडिकली के साथ साथ मेंटल हेल्थ और मेंटल अपब्रिंगिंग भी बच्चे की उन्हीं गली मोहल्लों में जुड़ी हुई है। डॉक्टर पंकज सिंह सर, आपका एनालिसिस मैं चाहूंगा, और आप इस थ्योरी से क्या इत्तेफाक रखते हैं और आपका इस पे क्या एनालिसिस होगा? बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गट माइक्रोबायोम। गट माइक्रोबायोम मतलब हमारे इंटेस्टाइन्स में मिलियंस से भी ज़्यादा बैक्टीरियाज होती हैं, और ये ओवर द ईयर्स डेवलप होते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर इनेट इम्यूनिटी होती है, और जैसे जैसे वो छोटे छोटे इन्फेक्शंस को एक्सपोज होता है, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप होता है और धीरे धीरे एडेप्टिव इम्यूनिटी ग्रो करता है। और जैसे जैसे एडेप्टिव इम्यूनिटी ग्रो करता है उसके अंदर कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स डेवलप होते हैं, और मेमोरी सेल्स का रोल ये होता है कि अगर दोबारा मुझे कुछ इन्फेक्शन होता है तो ये सेल्स उसके अगेंस्ट में फाइट करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे गट की माइक्रोबायोम बिल्डअप होती है ओवर ईयर्स। सो आज के दिन में आज हम अगर गट रिलेटेड बीमारियों के बारे में बात करें, जैसे इरिटेबल बाउल डिजीज, क्रॉनिक डायरिया, ऑटो इम्यून लिवर डिजीज, फैटी लिवर डिजीज, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, इस सारे बीमारियों में एक तरह से ये देखा गया है कि गट माइक्रोबायोम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। पहले ये बोलते थे कि अगर हमारे गट में कोई प्रॉब्लम है और वो ब्रेन से कंट्रोल होता है, तो एक कंसेप्ट था, एक एक्सिस है, उसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। अब ये टर्मिनोलॉजी चेंज करके किया गया है गट माइक्रोबायोम ब्रेन एक्सिस। रीजन बीइंग कि जो माइक्रोबायोटा है गट में, इंटेस्टाइन्स के अंदर, ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ये माइक्रोबायोम बचपन से ही धीरे धीरे नेचुरल रूट में, नेचुरल वे में बिल्डअप किया जाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे बाहर जाएं, खेलें और लोगों से इंटरेक्ट करें। उसी तरह से धीरे धीरे ये गट माइक्रोबायोम बिल्डअप होता है। और जिन लोगों में ये गट माइक्रोबायोम की फ्लोरा डाइवर्सिटी डेफिशिएंसी है, उनमें गट रिलेटेड इन्फेक्शंस, गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक गट प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखे गए हैं। हमारा एनालिसिस तो यही होता है कि एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कि हम गट माइक्रोबायोम पे फोकस करें। इनफैक्ट ट्रीटमेंट के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हम बहुत कॉमनली प्रोबायोटिक्स यूज करते हैं। रीजन यही होता है कि हम गट माइक्रोबायोम को हेल्दी रखें, उससे हम बहुत सारी बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। तो ये आपके गट रिलेटेड जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है आपके गट का, उसके लिए भी मिट्टी से थोड़ा बहुत एक्सपोजर बहुत जरूरी है। एक ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि भाई आजकल बच्चों के लिए बाहर की आबो हवा भी इतनी ज्यादा सुरक्षित नहीं रही है। पॉल्यूटेड और अनहाइजेनिक मिट्टी में रियल पैथोजेंस का खतरा भी होता है। तो कैसे हम एक बैलेंस बनाएं कि बच्चा बाहर खेल कूद भी रहा है, नेचुरल आबो हवा में, मिट्टी में उसका एक्सपोजर भी है, लेकिन बुनियादी चीजें उसकी हाइजीन से रिलेटेड जो हैं वो भी हम ध्यान रखें। तो वो बैलेंस कैसे बनेगा, किन चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों का नहीं, ताकि एक बैलेंस्ड अप्रोच हमारी बने। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। जो ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि एक बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न ये भी होता है कि पॉल्यूटेड और अनहाइजेनिक मिट्टी में जो रियल पैथोजेंस पनपते हैं उनकी वजह से तरह तरह के बच्चों को खतरे होते हैं, और खासतौर से बच्चों के लिए वो आगे चलकर बड़ी मुसीबत भी बन सकते हैं। तो बुनियादी चीजें, बच्चा बाहर भी जाए, नेचुरल आबो हवा में खेले कूदे भी, लेकिन बुनियादी हाइजीन कैसे मेंटेन हो। बेसिकली हमें एनकरेज करना चाहिए कि एक गाइडेड एरिया में बच्चे को खिला सकते हैं। जैसे हम आसपास का पार्क, जो हमें पता है कि एक साफ सुथरा पार्क है, वहाँ कोई मॉस्किटोज वगैरह नहीं है, कोई वहाँ पे कंटेमिनेंट नहीं है, ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं है या एनिमल एक्सक्रीटा नहीं है, इस तरह की जगह या ओपन एरियाज हैं। आजकल प्ले ग्रुप्स और प्ले पेन इस तरह के का कॉन्सेप्ट बहुत हो गया है वर्किंग पेरेंट्स के लिए। तो जनरली अगर आप देखेंगे कि जो भी प्ले ग्रुप्स होते हैं या प्ले स्कूल्स होते हैं बच्चों के लिए, उसमें अच्छे प्ले स्कूल्स एक पार्क टाइप का एरिया डेवलप जरूर करते हैं अपने स्कूल के साथ, जहां पे उनको बच्चों को थोड़ा सा आउटिंग के लिए ले जा सके, सो दैट दे कैन प्ले आउटसाइड। एज वी नो कि सनलाइट तो बेनिफिशियल होती है, क्योंकि विटामिन डी भी इम्पोर्टेंट होता है बोन ग्रोथ के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए। तो इस तरह से आप एक गाइडेड एरियाज में ले जा सकते हैं। सोसाइटी में आजकल प्ले एरियाज होते हैं जो साफ सुथरे होते हैं,
जहाँ पे सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। कोर्ट्स हैं, एकेडमीज हैं, तो ऐसी जगह जहाँ पे एक गाइडेड एनवायरनमेंट में, सेफ एनवायरनमेंट में बच्चे खेल सकते हैं, मेसी भी हो सकते हैं, इस तरह से हमें जरूर उनको लेके जाना चाहिए। इसमें पेरेंट्स को परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि बच्चे एक बार खेल लिए हैं तो जैसे हमने बोला कि हम उनकी हाइजीन का बाद में जी, ख्याल एब्सोल्युटली रख मैम। सकते हैं कि घर आए तो दे कैन टेक अ शावर, दे कैन हैंड वॉश खाना खाने से पहले। तो ये कुछ एक जो प्रिकॉशन है ये हम रख सकते हैं। और इनफैक्ट अगर हम एक्सेसिव सैनिटाइजर का यूज करते हैं तो उनमें भी केमिकल्स होते हैं काफी, जो कि नुकसान करते हैं, क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि हम हैंड सैनिटाइज करके बच्चों को खाना खिलाएं, जबकि अननेसेसरी वो केमिकल्स को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सिंपल हैंड वॉश विद सोप एंड वाटर इज फार बेटर देन यूजिंग सैनिटाइजर फ्रीक्वेंटली, जो आपकी स्किन को भी, बच्चों की जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट और जेंटल होती है, उसको भी डैमेज करता है अगर बार बार आप अल्कोहलिक वाइप्स या सैनिटाइजर्स का यूज करते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत दोनों बातों का जरूरी ध्यान रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पर भी मैं आऊंगा कि आप बच्चे को बाहर खेलने देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और उसके बाद बच्चे की केयर के लिए आप ओवर सैनिटाइजेशन, इन तरह की चीजों का, लेकिन हम इन सब चीजों में भूल जाते हैं कि बच्चों का डाइट प्रॉपर हो। अगर बच्चों का डाइट प्रॉपर है तो बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने की इम्यूनिटी वहां से भी स्ट्रांग हो जाती है। और अगर आप उसको नेचुरल आबो हवा में खेलने दे रहे हैं तो फिर वो हैंड इन हैंड दोनों चीजें साथ में जाती हैं। मैं आऊंगा इस पे, लेकिन डॉक्टर जेसल, ये हमें बताइए मैम कि कोविड के टाइम पे हमने बड़ा सुना था कि भाई भारतीय लोग, दुनिया के अगर जब हम आंकड़े देखते हैं और भारतीयों के आंकड़े देखते हैं तो भाई हम इसलिए ज़्यादा नुकसान हमें नहीं हुआ कि हमारे यहाँ तो बच्चे बचपन से ही मिट्टी, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से मिले जुले होते हैं, हमारी इम्यूनिटी उस तरह की स्ट्रांग होती है। मैम, क्या वाकई में इस बात में कोई सच्चाई है कि जो बच्चे जिनका बचपन बहुत ज़्यादा रिस्क एरियाज में रहा है, डस्ट एंड डर्ट से रहा है, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है? ये बात सच है, बट मतलब लेट मी क्लेरिफाई, ये डर्ट वाली बात नहीं है। मतलब गंदगी इज नॉट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे हमारे जंगल है, खाद है, खेत है, गार्डन है, जो वनस्पति है, मतलब जो हमारा पूरा अर्थ का नेचुरल फ्लोरा है, अगर आपका इसमें एक्सपोजर होता है तो स्लोली स्लोली आप उसको अडेप्ट होते हो, आपका एलर्जन सेंसिटाइजेशन कम हो जाता है, एलर्जीज की मात्रा कम हो जाती है, इन्फेक्शंस के लेवल्स कम हो जाते हैं, आप रिकवर हो जाते हो। हम ये नहीं रिकमेंड कर रहे कि जाके बच्चों को गंदगी में खेलने दो, हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि जो नेचुरल चीजें हैं, जो अर्थ पे है, वो बच्चों को उसका प्रिविलेज लेने दो, उसपे घुलने मिलने दो, और उसके साथ में सिंपल बेसिक हाइजीन्स बच्चों को सिखाओ कि आपको अगर टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो हैंड वॉश करना है, पेट्स को आप कहीं पे भी यूज टच कर रहे हैं तो आपको 20 सेकंड्स का हैंड वॉश करना है, अगर आप खेल के गार्डन से वापस आ रहे हैं तो हैंड वॉश करना है, आपके नेल्स आपको ट्रिम करने हैं, बेसिक जो डेंटल हाइजीन है कि दिन में 2 बार ब्रश करना है उठ के और रात को बेड से पहले, डेली बात करना है, अगर आपके पैर है वो डर्टी हो गए तो आप खेल के घर पे वापस आते हो तो उसको धोना है, बॉडी में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए तो 2 अंगूठों के बीच में अगर पानी रहता है तो उसको आप साफ करो। ऐसे जो बेसिक हाइजीन है वो बच्चों को सिखानी है। अगर आप बेसिक हाइजीन सिखाते हैं, आप न्यूट्रिशन का लेवल अच्छा बनाते हैं और बच्चों को अगर आप जो नेचुरल एनवायरनमेंट में उसमें खेलने देते हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम, उनको बार बार एक क्लोज एनवायरनमेंट में, इंडोर्स में, बहुत ज्यादा क्लीन एनवायरनमेंट में रख रहे, तो जो उनके आउटकम्स है, उनका जो नेचुरल एडेप्टेशन है वो कम होने वाला है। और बार बार सैनिटाइजर को भी नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम सैनिटाइजर से वो अल्कोहल बेस्ड होते हैं। तो अगर सोप एंड वाटर नहीं अवेलेबल है तो आप सर्टेनली सैनिटाइजर्स को यूज कर सकते हैं। बाकी हैंड वॉशिंग जो है वो मेन रहता है कि बच्चों को एक चीज सिखाए कि आप खेलें, लेकिन अगर आप खेलेंगे तो आपके हैंड से वो बहुत सारे अलग अलग गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, वायरसेस को एक्सपोज होने वाले, कभी कभी फोमाइट्स भी होते हैं जहाँ पे हम किसी और ने स्नीजिंग किया और वो उनके ड्रॉपलेट्स है वो सरफेस में रह गए, जैसे स्कूल है, ट्यूशन है, तो कहीं पे भी आप जाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं टच होने वाला है। तो अगर आप वो टच करने के बाद जब भी खाना खाते हैं, घर पे आते हैं, एक हैंड वॉश की, सिंपल बेसिक हैंड वॉश की आदत डालें। और अगर आप इतना खाली करते हैं तो आप एक बैलेंस एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि बच्चे बहुत बीमार पड़े, हम ये नहीं चाहते कि बच्चे बिल्कुल बीमार नहीं पड़े। तो दिस इज टू क्रिएट बैलेंस। एक बैलेंस चाहिए कि नेचुरल एनवायरनमेंट के टच में रहो आप, जैसे हम मूवीज में देखते हैं, और उसके सामने जो सीरियस इन्फेक्शन है उससे आप दूर रहो। एब्सोल्युटली।
डॉक्टर पंकज सिंह, अब आपका भी मैं टेक चाहूंगा सर, बैलेंस्ड अप्रोच पे कि बच्चे बाहर जाएं, खेलें भी, लेकिन कुछ हिदायत भी अगर आप देना चाहें साथ साथ। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। अभी तक जो डिस्कशन हुआ, आई एम टोटली विद देम कि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बाहर जाएँ, खेलें। और इनफैक्ट एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खाने-पीने में भी मतलब बच्चों को बहुत सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि ये नहीं खिलाना है, ये नहीं खिलाना है। उनको बचपन से ही हर तरह के साग-सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइब्रस फ्रूट्स, हर तरह की चीज़ों को खिलाना चाहिए। उससे गट की इम्यून सिस्टम तो डेवलप होती ही है और उनको एक बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट भी मिलता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आगे चल के गट माइक्रोबायोम भी बिल्डअप होता है। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैडम ने कहा, हमें ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि हम किन चीज़ों को एक्सपोज करें, किन चीज़ों को नहीं एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि आज बाहर भेजना ज़रूरी है, बट हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है। सपोज़ अब बाहर भेज रहे हैं तो जैसे आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों को हम बाहर भेजें और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है उनको और तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हों। तो ये बैलेंस मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बाहर भेजना ज़रूरी है, उनको एक्सपोज करना ज़रूरी है, उनको खाने-पीने में हर तरह की चीज़ें देनी ज़रूरी है। बट कहीं न कहीं हमें ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि इनको आगे चल के पॉल्यूशन की वजह से या और इन्फेक्शन की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना डेवलप हो। एब्सोल्युटली। एंड एक आखिर में मैं डॉक्टर सुफला आपसे चाहूंगा, कोई ऐसे बच्चे मैम जिनको वाकई में मिट्टी विट्टी के एक्सपोजर से सच में बचाना चाहिए, कोई ऐसी कंडीशंस क्या बचपन में होती हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान रखना है, या कुछ ऐसे बच्चे जिनको तो हर हाल में बाहर जाकर खेलना ही चाहिए? मैं कुछ अंडरलाइन कंडीशंस की बात कर रहा हूं मैम, अगर इस तरह के कोई स्पेशल कंडीशंस हैं तो मैम अगर आप संक्षेप में वो भी बता पाएं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो शुरू से ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहते हैं, जैसे एक्सट्रीमली प्रीटर्म बेबीज होते हैं जिनको बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, कई बार आईसीयू एडमिशन होते हैं निमोनिया वगैरह की वजह से। तो जैसे डॉक्टर पंकज ने बोला कि अगर हम एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ही उनको बाहर भेज सकते हैं, अगर उनको टेंडेंसी है जिन बच्चों को बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने की, या कई बच्चों को जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें उनका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता है, तो उनको बार बार डायरिया हो सकता है या बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में हमको बहुत ध्यान रखना है कि हम उनको किस लेवल का एक्सपोजर दें। जब उनकी हेल्थ अलाउ कर रही है, अगर वो ऑलरेडी एक्टिव इन्फेक्शन में है या हमें पता है कि उनको थोड़ा सा भी डस्ट या पॉल्यूशन के एक्सपोजर से प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। वेरी हेल्दी बेबीज इन अ प्रोटेक्टिव एंड अर्बन हाउसहोल्ड, हमें जरूर पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए कि नहीं, आपको ऐसे में बच्चों को जरूर बाहर लेके जाना है और उनको एक्सपोज जरूर कराना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिन बच्चों को, जो हेल्दी बच्चे होते हैं, हेल्दी इन द सेंस कि टॉडलर्स जो अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं या जिनकी अभी ग्रोथ हो रही है और उनको कोई भी एनवायरमेंटल का किसी भी तरह का एक्सपोजर अगर बचपन में नहीं होता है, तो बाद में उनको एलर्जिक इलनेस, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फिर उनको गट रिलेटेड इश्यूज, इरिटेबल बाउल या रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, इस तरह के गट रिलेटेड इश्यूज होते ही रहते हैं। तो एक एक लाइन है जिसमें हमें देखना है कि जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या सिक बच्चे हैं, उनको हमें बहुत गाइडेड एक्सपोजर देना है, या जरूरत नहीं है या बाहर नहीं जा सकते हैं तो नहीं देना है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जो अपनी इम्यून सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, उनको जरूर हमें थोड़ा एक्सपोजर देना है। अलग अलग जगह प्रॉब्लम होती है। दिल्ली एनसीआर में AQI की बहुत प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है विंटर्स में, तो बच्चे बाहर कम खेल पाते हैं। लेकिन क्लोज स्पेसेस में हम एयर प्यूरिफायर रख के क्लोज स्पेसेस में उनको जरूर खिला सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो बैलेंस इज द की, एंड उसमें एक छोटी सी निगरानी और जागरूकता बहुत जरूरी है। तो सारे पेरेंट्स से तो हमारी यही इल्तिजा है कि अगर आप हाइजीन को लेकर चिंतित हैं, होना भी चाहिए, हाइजीन को लेकर चिंतित होना अच्छी बात है, लेकिन उसको लेकर इतना ज्यादा डरे भी ना कि बच्चा अपने नेचुरल जो उसका एक्सपोजर होना चाहिए, जो उसके लिए बहुत जरूरी है, वो उससे वंचित रह जाए। तो इसलिए सही जानकारी रखिए और सही जानकारी के साथ, सही गाइडेंस के साथ अपने बच्चे को सही एक्सपोजर दीजिए मिट्टी का, हवा का। जैसा हमने आज का शो का नाम भी रखा था, बचपन की दवा,
थोड़ी मिट्टी थोड़ी हवा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और धन्यवाद करेंगे आज के हमारे तीनों मेहमानों का। डॉक्टर सुभला सक्सेना, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। डॉक्टर जेसल शेठ मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर पंकज सिंह, थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।